गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार देख रहे थे, जिसमें कल हमने अरस्तु का क्रांति का अर्थ, क्रांति के कारण देखे। आज हम देखेंगे क्रांति के निवारण के उपाय। अरस्तु ने क्रांति के कारणों का विश्लेषण ही नहीं किया, वरन एक चिकित्सक की भांति उसने निदान के उपाय भी बताए हैं। तभी डैनिंग ने कहा है, अरस्तु क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के पश्चात उसके समान ही प्रभावों उत्पादक उसको रोकने वाले उपायों की सूची भी देता है। मैक्सी ने कहा है, आधुनिक राजनीति विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई और उपाय बता सकें। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के जो उपाय बताए हैं वो हम देखते हैं। पहला उपाय अरस्तु ने बताया है संविधान के प्रति आस्था। अरस्तु के अनुसार संविधान के प्रति आस्था रखना क्रांति से बचने का महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग इस बात पर हर संभव उपाय करे कि जनता द्वारा कानून की आज्ञा का पालन हो। कानून का उल्लंघन करने की छोटी छोटी घटनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, अतः उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मतलब कोई छोटा सा भी उल्लंघन करता है तो उसे भी बड़े ध्यान से नोटिस करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। शासक और शासितों में सद्भाव। शासक और शासितों में सद्भाव का अर्थ है शासक और शासितों में लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहें। शासक अपनी जनता की समस्याओं से अवगत रहे, शासित अपनी समस्या और जो शासक है, जो जनता है, वो अपनी समस्याएं शासक के सामने रखें। इस प्रकार का संवाद विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से अगर बना रहे तो क्रांति को दूर रखा जा सकता है। तीसरा, विधि का शासन। अरस्तु जिस बात पर बल देता है वह है विधि का शासन। व्यक्ति के शासन की उपेक्षा विधि का शासन सदा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें विधि द्वारा शासक की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण हो जाता है। फिर वो एक व्यक्ति का शासन नहीं रहता, विधि के अनुसार चलता है, तो शासक निरंकुश नहीं हो पाता। समानता का भाव। अरस्तु ने क्रांति का मुख्य कारण है वो असमानता को बताया था। इसीलिए शासन का लक्ष्य सदैव समानता का व्यवहार होना चाहिए। अरस्तु का यह मत है कि शासन के पदों की अवधि 6 मास होनी चाहिए। अर्थात जो शासक है, जो अधिकारी हैं, राजा है, मंत्री वगैरह हों, उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 6 माह। वो कहते हैं कि ज़्यादा लंबा कार्यकाल होने से शासक थोड़े आलसी और निरंकुश हो जाते हैं, और इसीलिए थोड़े समय के लिए ही सत्तारूढ़ व्यक्ति शासन करे तो अन्याय नहीं होगा। मध्यम वर्ग की प्रधानता। मध्यम वर्ग है, अरस्तु मध्यम मार्ग को गोल्डन मार्ग बताते हैं, और वह मध्यम वर्ग का समर्थक है, क्योंकि मध्यम वर्ग हमेशा स्वामी भक्त होता है और ये क्रांति रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। आर्थिक समानता। समाज में अत्यधिक असमानता क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस कारण के निवारण के लिए अरस्तु का मत है कि राज्य की ओर से ये प्रयत्न होना चाहिए कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम हो। धन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि न तो कोई वर्ग अत्यंत धनवान बन जाए और न ही कोई अत्यंत निर्धन। मतलब अमीर और गरीब की जो खाई है उसको कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। समुचित शिक्षा पद्धति। किसी शासन प्रणाली की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति उस शासन पद्धति के अनुरूप हो। मतलब जैसा देश का शासन का सिस्टम है उसी के अनुरूप शिक्षा पद्धति होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, जैसा भी शासन का स्वरूप है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा पद्धति हो। बच्चों को शुरू से इस प्रणाली के ढांचे में ऐसा प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह उस व्यवस्था को आदर्श मानते हुए
अपना जीवन उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। अब देखो, हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था को इसीलिए अपनाया क्योंकि हमारी जीवन पद्धति बन गया था। ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था थी, 200 साल उन्होंने हमारे यहाँ शासन व्यवस्था किया, तो हमारा नेचर वैसा था कि हमने इजी वे से उसे अडॉप्ट कर लिया। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं शिक्षा प्रणाली प्रशासन, जो हमारा शासन है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है विदेशी समस्या की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना। शासकों को चाहिए कि वह राज्य की जनता का ध्यान देश की आंतरिक समस्याओं की ओर से हटाकर विदेशी मामलों की ओर केंद्रित करें। यह भी चलो इस मुद्दे पे अपने कुछ मतलब आगे इसमें भी, अगर देश के अंदर कोई समस्या है जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ऐसे आंतरिक मामलों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जो शासक है उसका कर्तव्य है कि वो जनता का सारा ध्यान किधर डाइवर्ट कर दे, दूसरे देश के ऊपर। वो आंतरिक समस्याओं का कारण दूसरे देश को बताए हुए, जैसे अपने उदाहरण के लिए अपने भारत में कहते हैं ना, भाई हमारे देश में सारी समस्याओं की जड़ कौन है? पाकिस्तान। तो ये सिद्धांत है, ये अरस्तू का दिया हुआ है, विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित कर दिया जाए। जैसा कि उनके शब्दों में कहा गया है, शासक जो जनता की चिंता करते हैं उन्हें चाहिए कि वे नए खतरे का आविष्कार करें, दूर के भय को समीप लाए, ताकि जनता पहरेदार की भांति अपनी रक्षा के लिए सदा सचेत और तत्पर हो जाए। मतलब जब देश के अंदर आंतरिक मामलों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली हो, तो विदेशी युद्ध या विदेशी आक्रमण का डर इस तरह से दिखाया जाए कि जनता है वो अपने देश के प्रहरी के रूप में कार्य करने लगे। राजकीय पदों एवं सम्मान का न्यायोचित वितरण। अरस्तू के अनुसार राज्य के पदों और सम्मान का वितरण समान होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को उसका उचित मान, सम्मान और पद मिलना चाहिए। एक ही वर्ग के व्यक्ति को अथवा राज्य के एक ही भाग के व्यक्ति को सारे पद नहीं देने चाहिए, अन्यथा शेष वर्ग और वर्गों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। साथ ही इस संबंध में सचेत भी रहना चाहिए कि कहीं योग्य व्यक्ति राज्य पद से वंचित न हो जाए और जो उच्च पद है वो किसी अयोग्य व्यक्ति को ना मिल जाए। परिवर्तनों की निगरानी। क्रांति शासन व्यवस्था और संविधान में परिवर्तन को कहते हैं। अरस्तू ने कहा है कि राज्य को क्रांति से बचाने के लिए परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए। हर छोटे बड़े परिवर्तन की निगरानी की जानी चाहिए और उन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए जो आगे क्रांति का रूप ले सकें। इस प्रकार क्रांति से राज्य की रक्षा हो सकेगी। धनार्जन पर नियंत्रण। क्रांति को रोकने के लिए शासकों को धनार्जन पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। शासकों में परस्पर सद्भाव। अरस्तू शासक वर्ग के बीच सद्भाव व तालमेल बनाए रखने पर भी जोर देते हैं। शासन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों पदाधिकारियों में तालमेल होना चाहिए। संक्षेप में क्रांति को रोकने के लिए अरस्तू ने मध्यम वर्ग पर आधारित मिश्रित संविधान और शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व जो क्रांति को रोक सकता है वह है मध्यम वर्ग और शिक्षा। अब है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट उपाय। इसमें है राजतंत्र। राजतंत्र में क्रांति को रोकने के लिए संचार तंत्र को अनिवार्य माना गया है। शासक संयत व्यवहार करता है। जितनी मात्रा में संयत व्यवहार करता है, मतलब अच्छा व्यवहार, उसका शासन उतना ही स्थायी हो जाता है, क्योंकि जनता में शासक के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती। निरंकुश तंत्र।
निरंकुश तंत्र में क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु ने कहा है, शासन की समस्त बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी निरंकुश इस प्रकार सफल अभिनय करे कि वह राजा है, निरंकुश नहीं। उसे सार्वजनिक आय के प्रति सजग रहना चाहिए, सार्वजनिक धन का उपहार आदि देने में अपव्यय नहीं करना चाहिए। कर आदि लगाने व उगाहने में उसे इस प्रकार दर्शाना चाहिए कि वह जन साधारण के हित में खर्च कर रहा है और हित में ही वसूल कर रहा है। निरंकुश का व्यक्तिगत व्यवहार गंभीर होना चाहिए, जिससे उसके संपर्क में आने वाले लोगों में उसके प्रति श्रद्धा मिश्रित डर रहे, किंतु आतंक पैदा ना हो। आगे है प्रजातंत्र विधान में क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु ने कहा है, संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, उनकी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसी प्रकार लोगों को खर्चीले किंतु अनुपयोगी लोक सेवा कार्य भी नहीं करने देने चाहिए। धनिक तंत्र में क्रांति को रोकने के लिए गरीबों की ओर पूरा ध्यान रखना उचित होगा। उनको उचित मात्रा में शासन में जो निर्धन वर्ग हैं उनको शासन के अंदर भागीदारी दी जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। धनिक तंत्र के हित में एक बात यह है कि संपत्ति और जागीर की समानता हो और उसका अधिक लोगों में बंटवारा हो सके। अरस्तु ने यह सुझाव दिया है कि संपत्ति का उत्तराधिकार दान के आधार पर न होकर संतति कर्म के आधार पर हो तथा किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त ना हो सके। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हैं वो ये क्रांति का जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है यह बहुत व्यापक है। ये सिर्फ जनता का विद्रोह नहीं है वरन राज्य में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन इसमें शामिल होता है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स और लेनिन की भांति अरस्तु ने अपने विचारों पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का हिमायती नहीं था। वह एक रूढ़िवादी और यथापूर्व स्थिति का पोषक था, क्योंकि उसने क्रांति को रोकने के संबंध में विस्तार से उपाय बताए हैं। तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उसने क्रांति के कारण और उसको रोकने के उपायों का ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया है जो यथार्थवादी है। पॉलिटिक्स के वे पृष्ठ इस समस्या क्रांति का निरूपण करते हैं, राजनेताओं के लिए आने वाले समय युगों के मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं।